कहते हैं कि हिमाचल के पहाड़ों में और घने देवदार के जंगलों के बीच कुछ ऐसी शक्तियां रहती हैं जिसका नाम लेने से वहां के बुजुर्ग आज भी डरते हैं। कई लोग इसे प्रेतात्मा कहते हैं, कई लोग इसे भटकती हुई आत्मा कहते हैं, लेकिन ये एक ऐसी शक्ति है जिसे लोग खुद अपने घर पर बुलाते हैं, पैसे के लिए, सफलता के लिए और दुश्मनों का नाश करने के लिए। और इसके साथ आपको हिमाचल में कई ऐसे गांवों में आपको मकान मिलेंगे जिनके दरवाजे सालों से नहीं खुले। गांव वाले कहते हैं कि उनके मालिक कहीं नहीं गए, उन्हें गुल्लन लेकर गया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर गुल्लन सिर्फ लोक कथा है तो आज भी वहां के लोग उस जगह पर जाने से क्यों डरते हैं? तो आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं है, बल्कि आज की कहानी एक ऐसे डरावने समझौते से है जिसने एक पूरे परिवार का नामो निशान मिटा दिया। मई 2024 की बात है। गर्मी का महीना। दिल्ली में चिलचिलाती धूप पड़ रही थी। ऑफिस के एसी कमरे में बैठा मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। अर्जुन ठाकुर, 28 साल, आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर, सैलरी अच्छी, जीवन सामान्य, शांत। लेकिन उस दिन एक फोन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। बेटा अर्जुन, तेरे पिताजी अब नहीं रहे। आवाज थी गांव के मुखिया प्रदीप काका की, कांपती हुई, दुखी। मैं स्तंभ रह गया, फोन हाथ से गिर गया। ऑफिस के शोर में भी मुझे सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। पिताजी रमेश ठाकुर, 60 साल के, हार्ट अटैक। सुबह खेत में गए थे, वहीं गिर गए। जब तक कोई पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उसी दिन छुट्टी ली, सामान पैक किया और निकल पड़ा हिमाचल, अपने गांव, जहां से मैं 10 साल पहले निकला था पढ़ाई के लिए और फिर कभी वापस नहीं गया। माँ 5 साल पहले ही गुजर चुकी थी। अब पिताजी भी चले गए। मैं बिल्कुल अकेला था। रास्ता लंबा था, बस से शिमला, फिर लोकल बस से गांव तक। घुमावदार पहाड़ी रास्ते, एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई, देवदार के पेड़, बादलों की हल्की परत। सब कुछ वैसा ही था जैसा 10 साल पहले था, लेकिन फिर भी कुछ बदल गया था। शायद मैं बदल गया था। शाम के 5 बजे मैं गांव पहुंचा। बहुत छोटा गांव, करीब 50-60 घर, कच्ची पक्की सड़कें, एक छोटा सा मंदिर, 2-3 दुकानें, बस इतना ही। मैंने बस से उतरकर अपना बैग उठाया, चारों तरफ देखा। कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखे, लेकिन सब दूर से ही देख रहे थे। कोई पास नहीं आया, कोई हाथ नहीं मिलाया। बस एक अजीब सी चुप्पी थी और नजरें, सवालिया नजरें। मैं घर की तरफ चलने लगा। गांव के आखिरी छोर पर था हमारा घर, बाकी घरों से थोड़ा दूर, थोड़ा अलग, पहाड़ी की ढलान पर बना, 2 मंजिला, पत्थर और लकड़ी का। स्लेट की छत, बहुत पुराना, मेरे दादाजी ने बनवाया था 50 साल पहले। जैसे जैसे मैं घर के करीब पहुंचा, बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। हवा और ठंडी लगने लगी, जबकि मई का महीना था, गर्मी होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ एक अजीब सी सर्दी थी, बिल्कुल सिहरन देने वाली। घर के गेट पर पहुंचा तो जंग लगा हुआ लोहे का गेट खुला हुआ था। अंदर आंगन, धूल जमी हुई, कोने में पुरानी चारपाई टूटी हुई, सामने मुख्य दरवाजा लकड़ी का, भारी लेकिन बंद था। मैंने दरवाजा खोला, चरमराहट की आवाज आई। अंदर अंधेरा था, बिजली नहीं थी, खिड़कियां बंद थी, धूल की मोटी परत, मकड़ी के जाले और एक अजीब सी गंध, बासी, बिल्कुल जैसे सीलन लग गई हो। मैं अंदर घुसा, अपना फोन निकाला और टॉर्च जलाई। चारों तरफ देखा, सब कुछ वैसा ही था जैसा 10 साल पहले छोड़ा था, बस पुराना हो गया था और ज्यादा सुनसान। नीचे 2 कमरे थे, एक बैठक, एक रसोई, ऊपर 3 कमरे, माँ पिताजी का कमरा और मेरा पुराना कमरा, और एक तीसरा कमरा जो हमेशा बंद रहता था।
मुझे बचपन से याद था उस कमरे में जाने की मनाही थी। पिताजी कहते थे कि वहां पुराना सामान है, कबाड़ है, जाने की जरूरत नहीं। और फिर मैं कभी गया भी नहीं, कभी पूछा भी नहीं। लेकिन आज उस बंद दरवाजे को देखकर मुझे अजीब लगा, जैसे वो दरवाजा मुझे बुला रहा हो, जैसे उसके पीछे कुछ हो, कुछ ऐसा जो मुझे पता होना चाहिए। मैंने सिर हिलाया, इन ख्यालों को दिमाग से निकाला। पहले बिजली ठीक करवानी थी, सफाई करनी थी। पिताजी का अंतिम संस्कार कल था, मतलब बहुत काम था। शाम ढलने लगी थी। मैं बाहर निकला, पड़ोसी के घर गया, यानी कि प्रदीप काका। उन्हीं का फोन आया था। उनका घर हमारे घर से 100 मीटर दूर था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। प्रदीप काका बाहर आए, 60 के करीब, सफ़ेद दाढ़ी, हिमाचली टोपी। उन्होंने मुझे देखा तो उनका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। आ गया बेटा तू? हाँ काका। पिताजी वो कैसे? चल बेटा अंदर आ, फिर बात करते हैं। हम अंदर बैठे। उनकी पत्नी ने चाय दी, लेकिन माहौल अजीब सा था, भारी, जैसे कोई कुछ छुपा रहा हो। मैंने पूछा, काका पिताजी के साथ क्या हुआ था? अचानक हार्ट अटैक कैसे? प्रदीप काका ने चाय का घूंट लिया, फिर धीरे से बोले, बेटा डॉक्टर ने हार्ट अटैक कहा है, लेकिन क्या? वो चुप रहे, फिर बोले, कुछ नहीं बेटा, बस तेरे पिताजी पिछले कुछ महीनों से बहुत परेशान रहते थे। रात को नींद नहीं आती थी, अकेले बुदबुदाते रहते थे, जैसे किसी से बात कर रहे हो। मुझे अजीब लगा, किससे बात करते थे? प्रदीप काका ने कंधे उचकाए, पता नहीं बेटा, लेकिन गांव वाले कहते थे कि तेरे घर में कुछ है, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मतलब? काका ने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन रहा हो, फिर धीरे से बोले, बेटा एक बात कहूं, मेरी सलाह है, तू जल्दी से अपने पिता का अंतिम संस्कार कर और उस घर को बेच दे, वहां रुकना मत। लेकिन क्यों काका? वो मेरा घर है, मेरे बाप दादा का घर है। बेटा कुछ चीजें हैं जो तुझे नहीं पता। तेरे बाप ने कुछ किया था बहुत साल पहले, जब तू छोटा था, और वो चीज वो अभी भी उस घर में है। कौन सी चीज काका? लेकिन काका उठ गए। बेटा मुझसे मत पूछ, बस इतना जान ले कि उस घर में रात को अकेले मत रहना और उस बंद कमरे को कभी मत खोलना। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन सा बंद कमरा? तुझे पता है किसकी बात कर रहा हूं मैं? काका के घर में बैठे बैठे रात हो चुकी थी। मैं वापस घर आया, बिजली आ गई थी। मैंने लाइट जलाई, लेकिन घर में अब भी अंधेरा लग रहा था, एक अजीब सा अंधेरा जो लाइट से भी नहीं जाता। मैंने नीचे वाले कमरे में अपना सामान रखा। एक पुराना पलंग था, चादर बिछाई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। प्रदीप काका की बातें दिमाग में घूम रही थी। उस बंद कमरे को कभी मत खोलना। आधी रात हो गई। मैं लेटा हुआ था, आंखें बंद थी, लेकिन सो नहीं पा रहा था। तभी एक आवाज आई, ऊपर से, छत से, जैसे कुछ खिसक रहा था, धीरे धीरे, जैसे कोई भारी चीज खिसक रही हो। मैं उठकर गया, कान लगाकर सुना। आवाज फिर आई, इस बार और साफ, जैसे कोई नाखून घसीट रहा हो लकड़ी पर, धीरे धीरे। फिर बर्तन गिरने की आवाज आई रसोई घर से। ये सुन मैं डर गया, लेकिन हिम्मत करके उठा, अपने फोन की टॉर्च जलाई, धीरे से रसोई की तरफ गया। रसोई खाली थी, लेकिन फर्श पर एक बर्तन पड़ा था जो सेल्फ से गिरा था। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। शायद हवा से गिरा होगा, लेकिन खिड़की तो बंद थी, हवा कहाँ से आई? इस बात को इग्नोर करके मैं वापस अपने कमरे में आने लगा कि तभी मेरी नज़र सीढ़ियों पर गई जो ऊपर जाती थी अंधेरे में, और उस अंधेरे में
उस अंधेरे में मुझे लगा कि कोई खड़ा है, छोटा सा, काला, बिल्कुल स्थिर। ये देखकर मेरी सांस रुक गई। मैंने टॉर्च उस तरफ की, लेकिन कुछ नहीं था, खाली सीढ़ियां थी। लेकिन उस एक पल के लिए मुझे पक्का लगा था कि कोई था, कोई मुझे देख रहा था। मैं तेजी से अपने कमरे में आया, दरवाज़ा बंद किया। मेरी सांसें तेज चल रही थी, दिल धड़क रहा था। पूरी रात में जागता रहा, बार बार आवाज़ें आती रही, छत से, दीवारों से, जैसे कोई घूम रहा हो। सुबह जब धूप निकली तब जाकर मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मैं जानता था ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन पिताजी का अंतिम संस्कार हुआ। गांव वाले आए, लेकिन सब जल्दी में थे। किसी ने ज़्यादा बात नहीं की, बस संवेदना दी और चले गए। शाम को मैं फिर अकेला था उस खाली घर में। मैं ऊपर गया। पहली बार 10 सालों में माँ पिताजी का कमरा देखा। सब वैसा ही था। मेरा पुराना कमरा देखा, किताबें अभी भी रखी थी। फिर मैं उस तीसरे कमरे के सामने खड़ा हो गया, जो हमेशा बंद रहता था। दरवाज़ा लकड़ी का था, एकदम भारी। उस पर बड़ा सा ताला लटक रहा था, पुराना, जंग लगा हुआ। मैंने दरवाजे को छुआ तो वो बिल्कुल ठंडा था, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा। और उस पल मुझे अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी, हल्की सी, बहुत धीमी, जैसे कोई सांस ले रहा हो, धीरे धीरे, बिल्कुल अंदर से। ये सुन मैं पीछे हट गया। दिल तेजी से धड़कने लगा। प्रदीप काका सही कह रहे थे। कुछ था उस कमरे में, कुछ ऐसा जो बाहर आना चाहता था। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि चाबी ढूंढना मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। मैंने तय किया कि आज गांव में पूछताछ करूंगा। प्रदीप काका ने जो कहा था वो सब जानना जरूरी था। पिताजी ने क्या किया था, उस कमरे में क्या है, और क्यों सब मुझसे दूर भाग रहे हैं। नहाकर तैयार हुआ, बाहर निकला। धूप निकल आई थी, पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। दिन में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मुझे पता था रात आते ही फिर वही शुरू हो जाएगा। मैं गांव के बीचों बीच गया। वहाँ एक छोटा सा चाय का ढाबा था। बूढ़ा राम सिंह चलाता था, करीब 70 के पार। सफ़ेद दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन आंखें अभी भी तेज थी। मैं ढाबे पर बैठा, चाय मंगाई। राम सिंह ने चाय बनाई, लेकिन कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप काम करता रहा। अरे काका, आप मेरे पिताजी को जानते थे क्या? उसने सिर हिलाया। हाँ बेटा, बचपन से जानता था। अच्छा, वो कैसे थे? मेरा मतलब है पिछले कुछ सालों में। राम सिंह ने चाय का गिलास मेरे सामने रखा और फिर धीरे से बोला, परेशान रहते थे बेटा, बहुत परेशान, जैसे कोई बोझ हो, कोई डर हो। काका, किस बात का डर रहता था? राम सिंह ने इधर उधर देखा, फिर पास आकर बैठ गया। धीमी आवाज में बोला, बेटा, तू बहुत छोटा था जब तेरे बाप ने वो काम किया था। तुझे याद भी नहीं होगा, लेकिन मैं देखा हूँ, सब देखा हूँ। क्या देखा है काका? तभी पीछे से एक आवाज आई, राम सिंह, बेकार की बातें मत कर। मैं मुड़ा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, 80 के करीब, लकड़ी की छड़ी टेके, काली साड़ी, चेहरा सख्त, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। राम सिंह खड़ा हो गया। अरे दादी माँ, मैं तो बस। अच्छा चल ठीक, चुप रह तू। बूढ़ी औरत ने उसे डांटा, फिर मेरी तरफ देखा। तू रमेश का बेटा है ना? हाँ दादी माँ, मैं उन्हीं का ही बेटा हूँ। वो पास आई और मुझे गौर से देखा, फिर धीरे से बोली, तेरे बाप ने जो किया उसकी कीमत उसने चुका दी। अब तू उस घर को छोड़ दे और वापस शहर चला जा। यहाँ तेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन दादी माँ, मुझे जानने का हक है, पिताजी ने आखिर क्या किया था? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली, फिर बैठ गई, चाय का घूंट लिया और बोलने लगी।
15 साल पहले की बात है बेटा। तेरे पिताजी उस समय बहुत गरीब थे, खेती करते थे, लेकिन जमीन बहुत कम थी, 2 बीघा। उस पर भी तेरे चाचा का हक था। दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया था, लेकिन तेरे चाचा सुरेश वो बहुत लालची था। उसने कोर्ट में केस कर दिया, कहा कि पूरी जमीन उसकी है, तेरे बाप का कोई हक नहीं है। तेरे पिताजी परेशान हो गए, वकील के पैसे नहीं थे, मुकदमा लंबा चल रहा था, घर में तेरी माँ बीमार रहती थी, तू छोटा था, कुल मिला के खर्चे बहुत थे। उस समय तेरे बाप को एक आदमी मिला जंगल में, तांत्रिक, नाम था कालू बाबा। बहुत खतरनाक आदमी, काले जादू में माहिर। तांत्रिक? हाँ बेटा, कालू बाबा ने तेरे बाप को कहा कि वो उसकी मदद कर सकता है, दुश्मन को हरा सकता है, दौलत दिला सकता है, बस एक शर्त है। तो मैंने पूछा, कौन सी शर्त? उसे एक चीज बुलानी होगी, घर में रखनी होगी, उसे खिलाना होगा और उसका कहा मानना होगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो चीज क्या थी दादी? बूढ़ी औरत ने मेरी आंखों में देखा और फिर धीरे से बोली, गुल्लन। गुल्लन हिमाचल का पुराना अंधविश्वास नहीं है बेटा, ये असली है। ये एक शैतानी सत्ता है जिसे लोग लालच में बुलाते हैं। ये भूत नहीं है, ये कोई प्रेत भी नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं है। लोग इसे बान कहते हैं, यानी पाला हुआ भूत। ये बदले में सब कुछ देता है, दौलत, जमीन, दुश्मनों की मौत, मुकदमों में जीत, सब कुछ। लेकिन कीमत बहुत भारी होती है। हर अमावस्या को इसे खून चाहिए, ताज़ा खून, जानवर का या इंसान का। और सबसे खतरनाक बात, इसे एक बार बुला लिया तो वापस भेजना नामुमकिन है। ये तब तक साथ रहता है जब तक मालिक मर नहीं जाता, और मालिक मरे तो ये परिवार पर टूट पड़ता है। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। और पिताजी ने उसे बुलाया था? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, लालच में कालू बाबा ने उन्हें पूरी विधि बताई। सबसे पहले तेरे बाप ने मिट्टी का एक पुतला बनाया, छोटा सा, इंसान की शक्ल का। फिर उन्होंने अपने शरीर का खून निकाला थोड़ा सा और अपना पसीना, दोनों को उस मिट्टी में मिलाया ताकि गुल्लन उनकी खुशबू पहचान सके। फिर उस पुतले को ले गए गांव के बाहर, जहां 2 रास्ते मिलते हैं, चौराहे पर, रात के अंधेरे में, अमावस्या की रात। वहां उन्होंने गड्ढा खोदा, पुतला गाड़ दिया और उसके ऊपर एक छोटा सा तेल का दिया जलाया। कालू बाबा ने कहा था कि 41 रात, हर रात वहां दिया जलाना होगा, बिना पीछे मुड़े वापस आना होगा। कुछ भी सुनाई दे, आवाज आए, पुकार आए, लेकिन पीछे नहीं मुड़ना। और जिस दिन वो दिया अपने आप बुझ जाए, समझ लेना कि गुल्लन आ गया और वो तुम्हारे पीछे चलना शुरू कर चुका है। मेरे हाथ कांप रहे थे। और दादी, फिर क्या हुआ? बूढ़ी औरत ने आगे बताया, तेरे पिताजी रोज रात को जाते थे उस चौराहे पर, 11 बजे के बाद दिया जलाते थे और वापस आ जाते थे। पहले 10-15 दिन तो कुछ नहीं हुआ, सब सामान्य था। लेकिन 20वीं रात के बाद अजीब चीजें होने लगी। तेरे बाप को रास्ते में आवाजें सुनाई देने लगी, पीछे से, जैसे कोई पुकार रहा हो, रमेश रुक जा, पीछे देख। लेकिन उन्होंने पीछे नहीं देखा क्योंकि कालू बाबा ने मना किया था। 30वीं रात को उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। कदमों की आवाज धीमी लेकिन साफ, वो तेज चलने लगे। वो आवाज भी तेज हो गई। फिर 40वीं रात, आखिरी से 1 रात पहले, जब वो दिया जलाकर वापस लौटे तो उन्हें लगा कि किसी ने उनके कंधे को छुआ, बिल्कुल ठंडा हाथ, बिल्कुल बर्फ जैसा। वो डर गए लेकिन पीछे नहीं मुड़े, सीधा भागकर घर आ गए। और फिर 41वीं रात बूढ़ी औरत रुकी, पानी पिया और फिर बोली, उस रात जब तेरा बाप चौराहे पर पहुंचा
तो देखा कि दिया पहले से ही बुझा हुआ था। उन्होंने जलाया नहीं था, लेकिन वो बुझा था। और उस पल उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई दी, बिल्कुल बच्चे जैसी, धीमी, कांपती हुई। मैं आ गया हूँ, अब तुम मेरे मालिक हो। तेरे बाप की रूह कांप गई। वो भागकर घर आए और उसी रात से उनके घर में गुल्लन रहने लगा। पहले तो सब अच्छा लगा। 1 हफ्ते के अंदर तेरे चाचा सुरेश का एक्सीडेंट हो गया, ट्रैक्टर पलट गया और मौके पर ही मौत। मुकदमा अपने आप खत्म हो गया, सारी जमीन तेरे बाप के नाम हो गई। फिर अचानक फसल भी अच्छी होने लगी, पैसा आने लगा। तेरे बाप ने घर बड़ा करवाया, नया कमरा बनवाया, वही जो हमेशा बंद रहता है। उस कमरे में उन्होंने गुल्लन के लिए जगह बनाई, एक मिट्टी का घड़ा लाल कपड़े में लपेटा, उसमें वो पुतला और उसके आसपास खाना, क्योंकि गुल्लन को खिलाना पड़ता था रोज। गंदा खाना, बासी खाना, सड़ा हुआ कच्चा मांस, हड्डियां, और सबसे जरूरी अमावस्या को खून। किसका खून दादी? शुरू में तो तेरे बाप ने बकरे की बलि दी। हर महीने अमावस्या की रात उस बंद कमरे में खून उस घड़े के पास डालते थे। गुल्लन पी लेता था और बदले में वो सब कुछ देता रहा, दौलत, खुशहाली, दुश्मनों का विनाश। तेरी माँ को भी शक था। वो पूछती थी कि तुम उस कमरे में क्या करते हो, लेकिन तेरे बाप ने कभी नहीं बताया, बस मना कर दिया कि वहां कभी मत जाना। सब ठीक चल रहा था, 5 साल, 10 साल, लेकिन फिर तेरे बाप को एहसास हुआ कि वो गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी गलती। गुल्लन धीरे धीरे बदलने लगा। पहले तो वो चुपचाप रहता था, बस खाना लेता था, खून लेता था, लेकिन फिर वो मांग करने लगा, ज्यादा खाना, ज्यादा खून, और अगर नहीं मिलता तो रात को घर में हंगामा करने लगता। बर्तन गिरते, दरवाजे खुद से खुलते बंद होते, छत पर आवाजें आती, खुरचने की, रोने की। तेरी माँ बहुत डर गई थी। उसने तेरे बाप से कहा कि इसे खत्म करो, वापस भेजो, लेकिन वापस भेजने का कोई रास्ता ही नहीं था। कालू बाबा भी मर चुका था, कोई नहीं बता सकता था कि इसे कैसे रोका जाए। और फिर 5 साल पहले तेरी माँ की मौत हो गई, अचानक, रात को। मेरे आंसू निकल आए थे दादी की बातें सुनकर। माँ की मौत गुल्लन ने की थी क्या? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। हम नहीं जानते बेटा, लेकिन तेरे बाप जानते थे। उसी दिन के बाद से वो टूट गए, बिल्कुल टूट गए। और अब तेरे पिता भी नहीं रहे, और गुल्लन अभी भी उस कमरे में है, भूखा, बिना मालिक के। और अब वो तुझे ढूंढ रहा है। ये सुन मैं सन्न रह गया। सब कुछ समझ आ गया, आवाजें, परछाइयां, वो ठंडक, वो एहसास कि कोई मुझे देख रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि गुल्लन कर रहा था। वो मेरे घर में था, मेरे बाप ने उसे बुलाया था, और अब वो मुझे ढूंढ रहा था। मैं उठा, बूढ़ी औरत के पैर छुए। दादी माँ, मैं क्या करूं अब? उन्होंने मेरा सिर सहलाया। बेटा, या तो तू उस घर को छोड़ दे अभी, आज ही, और कभी वापस मत लौटना, या उस बंद कमरे में जा, उस घड़े को देख और तैयार हो जा, क्योंकि अगर तूने वो कमरा खोल दिया तो गुल्लन तुझे अपना नया मालिक मान लेगा, और फिर तू कभी आजाद नहीं हो पाएगा। मैं दादी माँ से बात करके घर लौटा। दिमाग में तूफान चल रहा था, सब कुछ साफ हो गया था। पिताजी की परेशानी, माँ की अचानक मौत, वो बंद कमरा, वो आवाजें, वो गुल्लन था, एक शैतानी सत्ता जो मेरे घर में 15 सालों से रह रही थी, जिसे मेरे बाप ने लालच में बुलाया था। और अब वो मुझे ढूंढ रही थी। घर के गेट पर खड़े होकर मैंने उस 2 मंजिला इमारत को देखा। दिन की रोशनी में भी वो डरावनी लग रही थी। खिड़कियां जैसे आंखें हो, दरवाजा जैसे मुंह, जैसे मुझे निगलने को वो तैयार हो।
मैं अंदर गया। दोपहर के 2 बज रहे थे। धूप तेज थी, लेकिन घर के अंदर हमेशा की तरह ठंडक थी, अजीब सी। लेकिन मैंने तय किया, भागूंगा नहीं। जानना होगा उस कमरे में क्या है, उस घड़े में क्या है, आखिर गुल्लन दिखता कैसा है। क्योंकि अनजान डर से ज्यादा डरावना जान लेना और फिर सामना करना होता है। मैं पिताजी के कमरे में गया। वहां सब कुछ वैसा ही पड़ा था, पुराने कपड़े, किताबें, अलमारी, बिस्तर। मैंने अलमारी खोली तो कपड़ों के बीच ढूंढने लगा, ऊपर की शेल्फ, नीचे के दराज, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर मैंने बिस्तर के नीचे देखा, धूल, पुराने जूते, एक लकड़ी का बक्सा। मैंने बक्सा खींचकर बाहर निकाला। ताला नहीं था। मैंने खोला तो अंदर पुराने कागजात थे, जमीन के दस्तावेज, कुछ तस्वीरें, माँ पिताजी की शादी की, मेरे बचपन की, और सबसे नीचे एक छोटी सी चाबी, जंग लगी लेकिन मजबूत। मैंने चाबी उठाई, हाथ में ली। काफी भारी लग रही थी, जैसे सिर्फ लोहे का वजन नहीं, कुछ और भी हो, किसी पुरानी यादों का, किसी गलती का। मैं उठा, ऊपर की सीढ़ियों की तरफ देखा। वो बंद कमरा ऊपर था, यानी आखिरी कमरा, गलियारे के सबसे अंत में। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं रुका नहीं। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी चरमरा रही थी, जैसे चेतावनी दे रही हो, जैसे कह रही हो वापस लौट जा, ऊपर मत जा। लेकिन मैं गया, ऊपर पहुंचा। गलियारा सामने था, अंधेरा, दोनों तरफ कमरे, और सबसे आखिर में वो दरवाजा, भारी लकड़ी का, काला पड़ चुका। उस पर बड़ा सा ताला और मेरे हाथ में थी चाबी। मैं धीरे धीरे उस दरवाजे के पास गया। दिल बिल्कुल तेजी से धड़क रहा था, सांसें भारी थी। मैंने ताले को छुआ, बर्फ जैसा ठंडा था, जबकि बाहर गर्मी थी। चाबी को ताले में डाला, थोड़ी मुश्किल में घुसी। फिर मैंने घुमाया तो कट की आवाज आई और ताला खुल गया। मैंने ताला हटाया, दरवाजे का हत्था पकड़ा और धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला, बिल्कुल चरमराता हुआ। अंदर से हवा का एक झोंका बाहर आया, एकदम बदबूदार, सड़ांध मारता, जैसे कुछ मरा हुआ हो, बहुत पुराना। मैंने अपने फोन की टॉर्च जलाई, अंदर की तरफ रोशनी की। कमरा छोटा था, खिड़की बंद, अंधेरा, दीवारों पर काली फफूंदी, फर्श पर धूल की मोटी परत, और कोने में लाल कपड़े में लपेटा एक मिट्टी का घड़ा। मेरी सांस रुक गई। वो था, वही था। मैं अंदर गया, धीरे धीरे, कदम दर कदम। हर कदम पर धूल उड़ रही थी। घड़े के पास पहुंचा, देखा तो पता चला कि आसपास सूखे धब्बे थे, काले लाल खून के, बहुत पुराने, और हड्डियां छोटी छोटी जानवरों की। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ बलि दी जाती थी हर अमावस्या को, सालों तक। मैंने हिम्मत करके लाल कपड़ा हटाया। घड़ा सामने था, मिट्टी का, बिल्कुल पुराना। उसके अंदर काला पानी जैसा कुछ गाढ़ा, उसमें बाल तैर रहे थे, नाखून, और बीच में एक छोटा सा मिट्टी का पुतला, इंसान की शक्ल का, लेकिन विकृत, एकदम भयानक। मुझे उल्टी आने लगी। मैंने मुंह पर हाथ रखा और पीछे हटा। तभी मुझे लगा कि घड़े के अंदर कुछ हिला। पानी में लहर आई, जैसे कुछ जिंदा हो, जैसे सांस ले रहा हो। मैं डर गया, तेजी से बाहर आया। दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन हाथ नहीं उठा, जैसे किसी ने रोक लिया हो। और फिर मुझे अंदर से आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, फुसफुसाहट जैसी। तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि हिमाचल के लोक मान्यताओं के अनुसार गुल्लन एक बंधी हुई आत्मा है। वहां पर कई लोग इसे बान भी कहते हैं, यानी कि पाला हुआ भूत। और ये बान यानी कि गुल्लन,
ये एक ऐसी शक्ति है कि आप जब तक ये मालिक इसकी इच्छाओं को पूरा करता रहेगा, यानी कि अगर कोई इसका मालिक बन गया और उसे धन दौलत वो सब कुछ देगा, लेकिन जो उसकी डिमांड है, जो उसकी खुराक है, जब तक उसे मिलता रहेगा वो अपने मालिक की सारी इच्छा पूरी करेगा। और जिस दिन उसकी मांग बंद हो जाएगी, यानी जिस दिन उसकी मांग पूरी नहीं होगी, उस दिन उस परिवार का विनाश होगा और उसके मालिक का भी। अब गांव के लोग ये भी कहते थे कि इनका जो विनाश है ये तुरंत नहीं हुआ, धीरे धीरे करके हुआ, क्योंकि इन लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ों से समझौता कर लिया था जिसके कारण ये उस चीज़ को खुद ही नहीं झेल पाए। धीरे धीरे करके वो इन्हीं के ऊपर ही भारी पड़ने लगा, और फिर जो इनके परिवार के साथ हुआ वो उससे भी ज़्यादा डरावना था। और आगे क्या हुआ वो आप आगे सुनो।